जी, इस सत्र में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जो कि भारत मध्य प्रदेश शासन में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विज्ञान और तकनीकी के मंत्री हैं, वो इस मंच पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। नमस्कार सकलेचा जी, नमस्कार। मैं रामदेव भारद्वाज नमस्कार कर रहा हूँ। जी जी नमस्कार रामदेव जी। आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपका अनेक अनेक स्वागत है। और ये जो सत्र है, ये विशेष तौर पर जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें स्वदेशी और स्वावलंबी हिंदुस्तान की जो अवधारणा है उसको लेकर के यह सत्र आहूत किया गया है। और मूलतः इस सेमिनार जो पिछले कल से चल रही है और आगे 3-4 दिन और रहेगी, उसका जो विषय आपके संज्ञान में भी है वो ये था कि भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय जीवन पद्धति और वांग्मय है उसका विश्व में किस प्रकार से विश्व आज उसको स्वीकार करता चला जा रहा है। उसी क्रम में ये जो सत्र है ये स्वावलंबी भारत या स्वावलंबी हिंदुस्तान से को समर्पित है। इस दृष्टि से इसकी एक रूपरेखा तैयार की थी और उस रूपरेखा में विशेष तौर पर हमने प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्म भारत निर्माण का एक जो अभियान उन्होंने आरंभ किया है उसको किस प्रकार से युति करते हुए, उसको किस प्रकार से जोड़ते हुए इस विषय को रखने का एक प्रयास किया था। बहुत संक्षेप में मैं 1-2 मिनट में अपनी बात आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। वो यह है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वह हमारे स्वावलंबन पर आधारित था। भारत दूसरी शताब्दी से लेकर के और 16वीं और 17वीं शताब्दी तक जिस प्रकार से स्वावलंबन का परिचय तो उसने दिया है, जिसमें वैदिक काल भी हमारे सामने आता है, उससे लेकर के वर्तमान तक हम कभी भी पराधीन नहीं रहे और हम एक स्वावलंबी समाज और राष्ट्र के रूप में खड़े रहे हैं। निश्चित तौर पर दूसरी शताब्दी से और 7वीं शताब्दी तक भारत का जो व्यापार था वो लगभग 22 बंदरगाहों से और 40 जो युद्ध विमान समुद्री जो पत्तन हैं उनके द्वारा हुआ करता था। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ सुंदा और स्टेट ऑफ जावा के माध्यम से यह पूरे यूरोप में फैला हुआ था। विशेष तौर पर हमारे जो स्वावलंबन था वो चांदी के आभूषण हैं, सोना है, मोती है, मिट्टी के बर्तन हैं, कश्मीरी शॉल है, रेशम है, यह पूरा उस तरीके से फैला हुआ था। निश्चित तौर पर वर्तमान में जो संदर्भ दिया जा रहा है वो स्वचेतना के विस्तार को ही हम आत्मनिर्भर मानते हैं। आज हम में एक चेतना का भाव एक दूसरी दृष्टि से विकसित हुआ है और हम अपने सत्कर्मों के माध्यम से जो दिशा निर्देश हमको मिले हैं उनके माध्यम से हम स्वयं आत्मनिर्भर हों और अपने अड़ोस पड़ोस को भी आत्मनिर्भर बनाएं और अपने व्यापार के आयात आदान प्रदान को भी हम बढ़ाएं। इस दृष्टि से इस बात को हमने रेखांकित किया है। और निश्चित तौर पर जो त्याग पूर्वक भोग की जो परिभाषा है, त्याग पूर्वक भोग करने का जो विचार है वही हमारे आत्मनिर्भरता को संपुष्ट करता है। आत्मनिर्भरता में हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हम सब इस दृष्टि से आत्मनिर्भरता के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, संपुष्टि के लिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस आत्मनिर्भर भारत में, भारत के निर्माण में जो आपके पास जो विभाग है, विभाग की दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से हम किस तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे उस पर हमारा कुछ पाठ्यवेद है, हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नाम मैं किसी का भी ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मेरी जो कनेक्टिविटी है थोड़ी सी पुअर है,
मैं जब तक कनेक्टिविटी है अपनी बात पूरी समाप्त करना। इसलिए सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमन। मैं शुरुआत इस वाक्य से करना चाहूंगा। किसी जमाने में सोने की चिड़िया वाला भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत को बीच की एक पीढ़ी ने अशिक्षित और अज्ञानी कह के हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को गुमराह किया। कोई भी दुनिया का किसी भी विषय का जब भी साइंस के बारे में अध्ययन करें, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग साइंस हो, चाहे हमारे कपड़ों का टेक्सटाइल का साइंस हो, चाहे हमारा ट्रेवल साइंस हो, सब पे दुनिया आज हमारे पुराने शास्त्रों का अध्ययन कर कर उसी से, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो फिजिक्स हो, सबको पुराने को लेके उनका अध्ययन करके उसको थोड़ा सा उलट सीधा करके, बस एक चीज का अंतर कि उस समय हमने उसके लॉजिक नहीं रखे थे, उन लॉजिकों को रखकर अपने आप को उसका इन्वेंटर कहलाने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर बात करूं हवाई जहाज की, तो आज भी दुनिया ने वो हवाई जहाज नहीं बनाया कि जब चाहो उसे जितना एक्सपेंड कर लो, जब जितना चाहो खत्म कर लो। मैं अगर दूरदर्शन की बात करूं तो आज भी वो टेलीपैथी का उत्तर अभी भी मोबाइल से सीमित है। आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर मैं युद्ध शास्त्र की बात करूं तो उस जमाने के जो शस्त्र थे उसका आज से कोई कंसर्न नहीं। तो पहला वाक्य तो मैं यहाँ पे इसको सुधार करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि विश्व गुरु हम थे और हम रहेंगे। वर्तमान में जो मर्जी परिस्थिति हो उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा विषय शुरू होता है कि आज हमें आत्मनिर्भर भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की चाहत है, और उस चाहत में सबसे ज्यादा उन्होंने शक्ति दी है एमएसएमई डिपार्टमेंट को, कि एमएसएमई डिपार्टमेंट आगे बढ़ के कैसे रोजगार बढ़ाए, कैसे केवल नौकरी की जो प्रथा अंग्रेजों ने शुरू करी उससे हटकर खुद नौकरी देने वाला बने, खुद जिसमें कैपेसिटी है वो खुद उस लाइन में आए और रोजगार दे, और धीरे धीरे भारत की 100% शिक्षित आज के स्वरूप के अनुरूप वो ध्यान में रखते हुए, अपने पुराने तथ्यों का ज्ञान रखते हुए वो शिक्षित हो। मैं यहाँ पे 2-3 छोटी सी बातें और करना चाहूंगा कि जब हम साइंस में बात करें, हम अगर उसमें बात करें तो अगर ऑपरेशन की मेडिकल साइंस में बात करें तो गणेश जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि 2 जीवों को कैसे उनने कनेक्ट किया। वो उससे बड़ी सर्जरी आज इंडिया में नहीं हुई है या दुनिया में कहीं नहीं हुई। तो सब कुछ होने के बाद हमको ये कहा जा रहा है, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि भारत स्वावलंबी कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। तो जो कुछ देशों ने साजिश रची, चाहे चाइना हो चाहे अन्य देश हो, पहले युद्ध की सामग्री के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को खोखला किया, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के माध्यम से उसके माध्यम से किया, और फिर अब अन्य किसी माध्यम से करने का जो प्रयास है उससे हम कैसे मुक्त हों, कैसे आगे बढ़े। मेरा, हमारे शास्त्रों ने जैसे कहा, पूर्वजों ने, सूर्य हमारा सबसे पहला एनर्जी का सोर्स है। हमने कितनी एनर्जी हमारे शास्त्रों के अनुरूप सूर्य से लेकर कितनी टाइप की एनर्जी सूर्य के माध्यम से हमें मिल सकती है। सर ना, वो मीटिंग हमारी निपट गई है बीच में और अभी मैं आगे अगेन आई एम ऑनलाइन। जी ठीक। हेलो हेलो सर आप कंटिन्यू करिए सर।
ओके जी। तो मेरा सिंपल ये कहना था कि मैंने ये देखा कि सूर्य की रोशनी का हम भारत में शायद 0.5% भी उपयोग नहीं कर रहे, 0.5%। हम उसकी अल्ट्रा केवल रोशनी का हमने उपयोग किया है, और बाकी नेचुरल वे से जो हो रही है गर्मी और उस अल्ट्रावायलेट रेज, उसका हमने उपयोग किया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि प्रकृति ने ये चीजें बनाई तो हमें उसका उपयोग कैसे करना। हम अभी उस चीज पे नहीं आए कि भैया हमने मेटल का माइनिंग करना सीखा दुनिया में, लेकिन मेटल की माइनिंग के बजाय वनस्पति से कैसे मेटल बनाया जाए, जो हमारे शास्त्रों ने उस जमाने में कर लिया, हमने आज नहीं सोचा। मैं अगर बात करूं, उनने ऐसी गायों के बारे में परिकल्पना करी जो एक साथ आपके भोजन की कई लोगों की एक दिन में व्यवस्था करने की क्षमता रखती। हमने उसके बारे में अभी अपना अध्ययन नहीं किया। मैं अगर बात करूं तो मैंने अभी कुछ नए टेक्नोलॉजी के फॉर्म पे कई जगह बात करी। तो जिस तरीके से उस जमाने में पावर स्टोरेज की बात होती थी, आज वो भी हो सकती है। हमारे शास्त्रों को उठा के, मैं अभी रिसेंटली कुछ देशों में गया था, जापान, और वहां कहीं ना कहीं उनके हर चीज का ज्ञान भारतीय शास्त्रों से उठा हुआ शुरुआत है। चाहे वो बौद्धिक धर्म की परंपरा हो, चाहे उनके हर विषय का ज्ञान हो, चाहे हर्ब्स सर्ब का ज्ञान हो, कि उनने कैसे भारत से उठाया। भारत के हर भोजन में आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन और फिट रखने की सभी क्षमताओं का समावेश है, जो दुनिया के और किसी भोजन में नहीं। लेकिन ये बातें आई नहीं। रही बात स्वावलंबी की, तो अभी हम उस विषय पे बहुत तेजी से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विशेष एक पैकेज दिया है। उस पैकेज के माध्यम से और कुछ हमारी सरकार एड करके हम बहुत तेजी से बहुत सारी योजनाओं के साथ अगले माह सितंबर में आपके बीच में आने वाले हैं। हम आज अगर कोई आदमी एमएसएमई या अन्य किसी भी टाइप का उद्योग लगाता है, तो हम 40% सब्सिडी दे रहे हैं उसको, प्लांट, मशीनरी एवं बिल्डिंग पे। प्लस हम 90% अगर वो जमीन कोई अनडेवलप्ड जमीन मांगे तो मैं 90% डिस्काउंट पे, मतलब 10% पैसे पे मैं आज जमीन देने को तैयार हूँ। तो अगर मैंने जमीन 90% लेस पे दे दी, प्लांट एंड मशीनरी पे 40% का अनुदान दे दिया, बैंक 60 से 70% आराम से लोन देता है। तो कैसे बिना पैसे के, बिना लंबी कैपिटल के कोई आदमी अपना उद्योग शुरू करके अपने सपनों को पूरा करना चाहे, तो ये सरकार उसका इस डायरेक्शन में पूरा सहयोग करने को तैयार है। अगर मैं थोड़ा और सोचूं कि इसी के साथ टेक्नोलॉजी में भी हम एक नया विंग बनाकर अलग अलग संस्थाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे इस बिल्ड में इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हम कैसे आगे बढ़े, और कौन मिलकर पूरा इसको बताते हुए आगे बढ़े। इन सबको भी हमें देखना है। रही बात कि हमें, अगर मैं फार्मास्यूटिकल पे बात करूं, तो हमारे भोजन में ही सब टाइप की तत्वों का ऐसा मिश्रण है कि हम सबसे कम दवाई से हम अपने आप को फिट कैसे रखें। बाकी दूसरा मेडिकल साइंस ये सिखाता है कि आप बीमार पहले पड़ो, फिर हम आपको सुधारेंगे। अब वो जो व्यवस्था है, चाहे वो आपको एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हल्दी का कैसे उपयोग हो रहा है, कैसे अगर हमको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारना है तो हमारे सोप
खाने से हमारा कोई भी चीज जो खाई है उसको पचाने में कितनी मदद मिलेगी, या हमारा किस टाइप का भोजन किस मौसम में उचित रहेगा, उसका हमारे पास विवरण है। शास्त्रों में हमारे यहाँ भोजन को भी एक शास्त्र कहा है, उसकी भी एक विधि, और उसको भी कलाओं में से एक महत्वपूर्ण, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कला कहा गया है। इन सब चीजों का समावेश, मैं अगर वैदिक रीतियों की बात करूं तो कैसे हम साउंड थेरेपी यज्ञ में करते हैं, कैसे हम किसी चीज से वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे हमारे पशुधन के, हमने गोबर से कैसे अपने कमरे को लीपते हुए उसे आज के जितने भी ऑपरेशन थिएटर हैं उससे ज्यादा हाइजेनिक और ज्यादा प्योर हवा का प्रकरण किया। मैंने अभी जापान में देखा कि अच्छे अच्छे कई बड़े घरों में दुनिया भर के इक्विपमेंट के बाद एक 4 फुट बाई 4 फुट की प्लाई पे भारत से गोबर का कंडा मंगा के उस पे लेप लगा के दीवार में टाक रहे हैं कि भैया उनके कमरे की हवा की शुद्धिकरण कैसे हो, कैसे हमारी तुलसी का आपके 25 मीटर तक नेगेटिव वायरस डेवलप ना हो उसकी व्यवस्था करें। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कहीं ऐसी कोई साइंस अवेलेबल है। वो उसी एयर को घुमा के फिल्टर के माध्यम से प्योरिफिकेशन का कार्रवाई करते हैं। हमें जरूरत है तो हमारे इतिहास को बहुत बारीक से उसको सिस्टमाइज करते हुए कहीं ना कहीं उस ज्ञान का साइंटिफिक जस्टिफिकेशन की जरूरत है जो नई पीढ़ी की आज की सोच का तरीका है उसके अनुरूप। और अगर वो हमने दे दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम उन सब चीजों पे जिसकी एक कल्पना नहीं कर सकते उस पर विजय पा सकते हैं। अगर हमारा मौसम डिस्टर्ब हो रहा है, अगर हमारी मौसम के डिस्टर्बेंस के कारण हमारा क्रॉप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, तो उन सबके भी करेक्शन की मेथड हमारे वैदिक साइंस में उपलब्ध है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ मैं 2-3 घंटे व्यक्तिगत रूप से भी दूं ताकि मैं आपका पक्ष सुनते हुए और कहीं ना कहीं चर्चा में नए विषय डालते हुए एक खुले मंच की चर्चा के रूप में इसे करूं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है महीना नहीं तो 2 महीने में ये जो वर्तमान परिस्थितियों से कोरोना से हम विजय पाके बहुत जल्दी उस स्थिति में बैठेंगे जहां क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और अन्य तरीकों के माध्यम से हम एक दूसरे के मन में उठे हुए भाव का हल ढूंढते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अपन सब काम करेंगे। मैं पुनः आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण आज आप सभी का से मैं चर्चा कर पा रहा हूं। मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और चूंकि मैं माफी चाहूंगा कि मुझे कहीं दूसरी मीटिंग में बैठना है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका वक्तव्य बहुत ही उत्तम और ज्ञानवर्धक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।